लेक्चर्स वापस करो। रजिस्टर बंद नहीं हुए अभी तक, पेन चल रहा है। आज सुबह एक वालदा आई हुई थी फर्स्ट ईयर के ग्रुप की। सुबह से मेरा जब मैं यहाँ तकरीबन 11 पौने 11 बजे पहुँचा तो वो वालदा भी आ गई। तो मैंने उनसे छुट्टे ही कहा कि आज तो आपका दिन नहीं है। कल नहीं, आपने कहा था क्लास से पहले। तो मैंने कहा क्लास आपकी सिर्फ मुराद होती है आपके बच्चे की क्लास, आज तो सेकेंड ईयर का दिन है। आज तो मैं सेकेंड ईयर के लिए अपना दिमाग लगा के आया हूँ। तो मेरे पास बहरहाल उनका जो मसला था वो मसला था बच्चा उनका पढ़ना नहीं चाह रहा। एंड आज का नहीं, उनको बहुत पहले से मसला था। मैंने उस बच्चे को मेरे ख्याल से 3 हफ्ते बाद उनको बुला के ये बोला था कि आप फीस ले जाएं, मेहरबानी होगी, पूरी फीस वापस कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चा पढ़ने के कोई मूड में नहीं है। जब स्टार्ट ऑफ द मैंने मेरे ख्याल से जून में स्टार्ट किया था, जुलाई में ही उनको मैंने बुला लिया था, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं थी। बच्चा मेरे ख्याल से अब तक मैं 90 या 95 क्लासेस ले चुका हूँ, 35 छुट्टियाँ अब आ जाती एंड 3 हफ्ते गायब रहा है। वो बच्चा है मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, वो इस तरह का बच्चा है एंड घर वालों से कोई कंट्रोल में नहीं है। आज पहले उनका मुद्दा ये था कि क्लास में जब करता है तो छापता। मैंने कहा डेफिनेटली। तो कहें आप क्यों नहीं रोकते? मैंने कैसे रोक लूँ मैं जब 1 घंटे की क्लास लेता हूँ उससे पहले आधा घंटा बैठा होता हूँ, 1.5 घंटा में बैठता हूँ, देन मुझे कुछ और भी काम होते हैं। जब मैं उनको निपटा के वापस आता हूँ तो अब ये टेस्ट थोड़ी हो रहा है जब हम शीटें लगा लें और क्लास छोड़े नहीं। अब उसमें बच्चा समझदार नहीं है, छाप लो। हम तो खुद कहते हैं नहीं है समझदार, छाप लो, क्योंकि तुम गड्ढे में जाओगे। एंड कुछ बच्चे माशाल्लाह से ऐसे हैं कि काफ़ी देर लगाते हैं बट खुद करके जाते हैं। हम तो दूसरा एंड भी देख रहे हैं। एंड सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के बच्चे को अकल नहीं है तो बिला वजह वो पढ़ रहा है। कहने लगे आपके क्या ख्याल है कि होमवर्क अब भी छाप रहा है? मैंने कहा डेफिनेटली। जिस बच्चे के 0 आए, यहाँ पे भी आते हैं 0, 2-4 बच्चे हैं तुम्हारे साथ। मैंने कहा जब उसके अभी लास्ट टेस्ट में फर्स्ट 0 आए, मैंने इसका मतलब 100%, क्योंकि 1 से 10 तक के नंबर बताते हैं ये छाप रहा है। टेस्ट में 5 नंबर है, 9 नंबर, 100% ये छाप रहा है। जो बच्चा खुद कर रहा है वो 1 से 10 नहीं लाएगा, इससे ज्यादा लाएगा। 11 से 19 बता रहे हैं कि ये होमवर्क करता है लेकिन कुछ मदद लेता है। 11 से 20 और साथ ये भी बता रहे हैं प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करता। 21 से अब ये बता रहे हैं कि ये प्रैक्टिस करता है बट जिसे कहते थे आखिरी वक्त में छोड़ो यार हो जाएगा, केयरलेस है। एंड ये बच्चा वो है जो कि आंसू टपका देता है। 1 नंबर भी इसका जब नहीं आता ये हर्ड होता है। जो वो बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ जो मुसलसल 31 से 36 की रेंज में है, ये हर्ड होने वाले बच्चे हैं। ठीक है बहरहाल, तो मैंने उनसे यही कहा कि जनाब आपका बच्चा जो छाप रहा है डेफिनेटली, और मैंने इससे पहले भी अर्ज किया था, आपने स्मार्टफोन इसको दिया हुआ है। जरा मुझे बताओ तुम में से कितनों के पास स्मार्टफोन नहीं है पर्सनल? कोई 10-15 बच्चे हैं एंड ब्रिलियंट। ठीक है, स्मार्टफोन होना कोई फख्र की बात नहीं है, क्योंकि स्मार्टफोन होना कोई फख्र की बात नहीं है। ये तो मतलब एक हमारे मेंटेलिटी है कि एक आदमी ने पता नहीं कहीं से एक सूट खरीदा, वो इतने हज़ार का खरीद लिया, उसी सूट को जो दूसरी जगह वो चंद 100 का खरीद लिया। तो ये मेंटेलिटी है स्मार्टफोन। कहने लगी हर बच्चे के पास स्मार्टफोन है। मैंने कहा शायद आपके होंगे, मैं बहुत से बच्चों को जानता हूँ जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। अब वो इररिलेवेंट बातें करने लगी मुझसे। मैं बता रहा हूँ आपने कहती है अब वो छाप के ला रहा है, जब आपको मालूम है तो आप थप्पड़ क्यों नहीं मारते? तो मैंने कहा खातून ये काम तो आपका है, मेरा काम तो पढ़ाना, थप्पड़ मारना नहीं है। मैं क्यों थप्पड़ मारूं? मुझसे कहने लगी ग्रैंड टेस्ट होने वाला है, उसके टॉपिक लिखवा दे आप मुझसे। तो मैंने कहा बच्चों को बता दिया है, आप अपने बच्चे से पूछिए। कह रहे वो बताता नहीं है। मैंने कहा ये आपका उसका मामला है। 80 स्टूडेंट है, 80 स्टूडेंट के माँ बाप आने लगे, मैं माँ बाप को टॉपिक लिखवाने लगा, मुसीबत आ जाएगी मेरे ऊपर। तो
मुसीबत आ जाएगी। और फिर वो टेक्निकल लैंग्वेज है, हम वो बोलेंगे कोनिक सेक्शन, वो कहेंगे ये क्या होता है, और वो कोनिक की स्पेलिंग क्या होती है, एक नए मसाइल में हम आ जाएंगे। तो मैंने कहा ये तो मैं नहीं लिखवाऊंगा, आपको पूछना है। ये वो वालदा हैं, मैं बताऊं, मैं बहुत सारी वालदाएं हैं तुम्हारे पीछे जो तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हैं और तुम्हारे घर में मार्वलस हैं वो, एंड जितनी मोहब्बत उन्हें तुमसे है तुम्हें अंदाजा नहीं है। तुम्हें बहुत बुरा लगता होगा, क्या है अम्मी मुसीबत, हर वक्त पीछे पड़ी रहती है, सोने नहीं देती, जल्दी उठा देती हैं, ये जुमले होते हैं तुम्हारे आमतौर पे। ये मार्वलस माएँ। क्यों? बाप बहुत कम घरानों में वक्त ज़्यादा दे पाता है, क्योंकि 8 से 9 घंटे जब वो ड्यूटी में जाता है तो उसके जाने आने के लिए उसको 2 घंटे लगते हैं। देन एक्सर्शन वहाँ बहुत बुरी होती है, वो 12 घंटे का एक बुरा दिन गुजार के आता है। एंड बहुत कम वालिद हैं जो कि 12 घंटे के बावजूद इतनी एनर्जी रखते हैं कि तुमसे बात कर सकते हैं, उनकी एनर्जी निकल जाती है। तो ये माओं का रोल आता है हमारे माशरे के अंदर। माएँ जो है बच्चे को देखती हैं, इससे नहीं मिलो, ये क्यों बार बार तुम्हें फ़ोन कर रहा है, ये क्यों वक्त आएगा, बिल्कुल दे आर सेइंग राइट। ये वो वालदा मैम हैं जिसे ये चली गई थी हज पे, एंड ये 4 हफ्ते हज पे गई हैं, 4 हफ्ते वो यहाँ नहीं आया। देन उसके बाद एब्सेंट का मैसेज हम भेजते रहते हैं। जब ये हज से वापस आई तो एब्सेंट का मैसेज किया, तो उसके बाद ये भागी आई। ये वो घराना है, थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड मालूम है। इनके हस्बैंड जो है डॉक्टर थे, अब्बासी शहीद में रोड एक्सीडेंट हुआ, बैकबोन टूट गई, पैरालाइज पड़े हुए। अम्मा हज करने जा रही हैं, मियाँ पड़ा हुआ है उस बिस्तर पे, बच्चा पढ़ने के लिए रेडी नहीं है। हज कहाँ फर्ज है कहाँ नहीं, मेरी तो खोपड़ी घूम जाती है। मैंने आज भी उनसे कहा, मैंने कहा आप तो हज करने चली गई, कहे आप तो एक बात के पीछे पड़ गए। मैंने कहा पीछे इसलिए पड़ा हूं, सादा सी बात है, पहली ईंट बिल्डिंग में गलत लग गई है। अब मैं उस बिल्डिंग को, जब हम श्यू में थे मैंने उनको सादा सा बोला, एक बोगी थी और इंजन पूरी ताकत से उसको खींच सकता था, अब 22 बोगियां पीछे लगी हैं फुल लोडेड। तो जब आपका वक्त था रोल अदा करने का, तो आप रोल ही अदा नहीं कर रही थी, एंड मेरा रोल नहीं था। वो 4 हफ्ते जो लड़का गायब रहा, मैंने भी काम नहीं चेक किया, मैं क्यों करूं? मैंने उन्हें बताया कि 1000 रुपये पर क्लास लूंगा, काम चेक हो जाएगा, उन्होंने भी बॉदर नहीं किया। ठीक है, ऐसे लोगों से पैसा पीटो और क्या करो, तुम्हें सही लगे गलत लगे जो भी है। जब वो पढ़ने के लिए नहीं तैयार, एंड इसमें घर वालों का बड़ा रोल है। मेरा छोटा भाई आज इंग्लैंड में बैठा है, डबल MRCP किए हुए, और मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, 3 किताबें लिख चुका है, इंटर में पढ़ने के लिए रेडी नहीं था। एंड मेरी वालदा पीछे पड़ती थी उसके, इस दोस्त को भगाओ, कहाँ तुम थे, 15 मिनट लेट क्यों आए। आज से कोई 22 साल पहले जब उसकी शादी हुई, तो शादी को वाले दिन जो है अम्मी के पैर पकड़े बैठा हुआ था जमीन पे, कि मैं जहां हूं जैसा हूं आपकी वजह से। तो वो सब यही कह रहे थे, यार शादी का घर आज, कह नहीं, आज मुझे बड़ी शिद्दत से मालूम चल रहा है कि मैंने क्या खोया क्या पाया था। तो माओ को रोल अदा करना है। एंड मैं देखता हूं जो बच्चे तबाह होते हैं उनमें 90% वो बच्चे होते हैं जिनके घर से, जिनकी वालदाओं की तरफ से केयरलेस होती है। आपने घर में फसाद फैला देना है, क्योंकि वो बच्चा ना समझ है, एंड वो समझने के लिए आपके पास रेडी नहीं है वो। अब मैं उसमें क्या रोल अदा करूं? मैंने इसीलिए एडमिशन पे कहता हूं, मैं तो बरबला कहता हूं कि भाई मेरे पास लोग फेल भी होते हैं, जब वो पढ़ ही नहीं रहा तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास 42 नंबर 48 नंबर भी लाते हैं मैथमेटिक्स में। अगर किसी का ख्याल है कि यहाँ पढ़ने से 99 100 आते हैं, वेरी साइड नहीं, ऐसे कोई लॉ नहीं है। अगर उसकी मतलब दिमाग के ऊपर मुझे अफसोस हो रहा है, ऐसा कोई कानून नहीं है। आप पढ़ोगे नहीं, आप फला अपने कज़न की मिसाल लेके यहाँ आए हो, बेटा उसने पढ़ा है, आप नहीं पढ़ लो, मैं उसमें क्या अदा कर दूंगा रोल। एंड मेरा तरीका ये है, मैं आपको एनालाइज कर रहा हूँ मुस्तकिल, आपको टेस्टों की सूरत में,
इस पे वही मैंने उनसे कहा कि हज फर्ज नहीं है। मैंने उस पर एक बात निकली है। आजकल वो किसी साहब से मेरी बात हो रही थी, बड़ी डिटेल में हैं, वो भी बहुत ठीक ठाक मौलवी, और कह रहे थे सर हज को उम्रे को तफरी बनाई है हमने, पिकनिक करने जाते हैं, 2.5 से 3 घंटे की फ्लाइट, 3.5 घंटे की पहुंच गए। क्या है, खाना काबा सामने होता है, बस पहली दफ़ा देख लिया, उसके बाद शॉपिंग सेंटर घूम रहे हैं। इतनी अफजल जगह में शॉपिंग सेंटर में घुस ही नहीं सकता आदमी। अगर वो 24 घंटे हैं तो वो 27 घंटे उसके सामने बैठा रहे। जी मीन्स टोटली। कहता है सर वहाँ सारे शॉपिंग सेंटर में आबाद हैं। मेरे वालिद साहब सुनाते थे, उनकी नानी हज पे गई थी, वालिद साहब के 1 साल लगा था, 1 साल लगा था आने हो जाने में। ऊँट पे गई थी, काफले ऊँट पे जाते थे, एंड पूरा गंदुम चावल सब लाद के डाले चलते थे। एक दिन में 40 किलोमीटर सफर तय होता था, खेमा लगता था, खाना पीना होता था, फिर दूसरे दिन। एंड इस तरह 6 महीने में पहुंची थी। एंड जो गंदुम बच गई वो वहां गरीबों में बांटी। सऊदी अरब बहुत बुरी हालत में था 80 साल पहले। अब आज सोचो, आज उम्रा सोचो, अब तो तफरी है यार, वहां जबरदस्त मार्केट है, उसमें घूमेंगे। अल्लाह मियाँ हम खैरियत से हो आप, चलो। तो उस औरत पे कहां से हज फर्ज है जब उसका मियाँ पड़ा हुआ है, जब उसका बेटा नहीं पढ़ रहा, एंड वो लगी पड़ी है हज करूंगी मैं। ऐसे मौलवी मिल जाते हैं ना। नहीं करवा चुका बेटा, ब्लर हो रहा है। अच्छा, ब्लर का क्या मसला है? नहीं हुआ? अच्छा, क्या 1 + 10 क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ऑफ x माइनस। अब ये आइडेंटिटी का सवाल था, आइडेंटिटी लगी, बट यू इंटू वी में चेंज हो जाएगा, इसलिए वहां पे नहीं करवा सकते थे। साफ बात है, मुझे भी आज सुबह बहुत अफसोस हुआ, लेकिन मैं क्या करूं, जब घर वालों की तरफ से आप नहीं है तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैं उसकी ऐसी मिसाल देता हूं, आप बड़ी ईमानदारी से ट्यूब में हवा भर रहे हैं और पीछे इतना बड़ा सुराख है। अब आपकी ईमानदारी गई भाड़ में। अब वो ईमानदारी, जब वो घर की तरफ से कॉपरेशन नहीं है, जब उसे व्हाट्सएप दे दिया गया, जब वो छाप रहा तो आप पलट के नहीं देख रहे, मैं कहां से ईमानदारी मान लूंगा? मतलब बहुत सारे बच्चे हम जो लोग हैं उसमें ऐसे घरानों से हैं जहाँ बहुत ठीक ठाक वाफिर मिकदार में पैसा है, और बहुत सारों में नहीं है। मैं खुद उस घराने से आया हूँ जहाँ पैसा नहीं था। मेरे वाले साहब एक स्कूल के हेडमास्टर थे, पीले स्कूल के। बिल्कुल मुझे कोई खबर नहीं है। एंड एक अंडा बनता था जिसमें मेरी वालदा, मैं और मेरा भाई नाश्ता करते थे। एंड मुझे आज तक फख्र है, एंड मुझे अपने वाले से कोई शिकायत नहीं है। अब इस सारी सर्कमस्टेंसेस में मैंने मैट्रिक करते ही देखा कि बगैर पढ़ाई में घर नहीं चल सकता। एंड मेरे भाई ने देखा, एंड हम कमा रहे, हमने पढ़ाया और पढ़ा भी। अब उस बच्चे को मालूम है मेरे वाले साहब बेड पे पड़े हुए हैं, बट उसकी वालदा क्या बता रही है कि हाँ उम्रा कराओ, हज कराओ। उसे मालूम है कि मैं घर में मजे, एंड वो रियलाइज ही नहीं कर रहा उस चीज को। और इतना बड़ा बच्चा, तो मेरे जो चीज ये रियलाइज नहीं कर रहा, वेरी बैड। बेटा ये कुछ चीजें हैं मैथमेटिक्स के अलावा जिन्हें आपने सेंस करना है, और उसमें मैं कहता हूँ जिनकी रेल पेल भी है उनको भी सेंस करना है। मुमकिन है तुम्हारे फादर एक्चुअल चीज तुम्हें नहीं बता रहे हो, अंदर की हालत क्या हो, बात जगह ऐसे होता है, लेकिन तुम्हें रियलाइज करना है। बड़े बड़े अरमान होते हैं, फला प्राइवेट यूनिवर्सिटी में दिला दो। भाई आराम से पढ़ा तुमने, सर का पोजीशन लाए, एप्टीट्यूड में अच्छी पोजीशन बनाई, सब चीजों को देखो ना। अरमान तो बहुत हैं, सब चीजों को देखो। तो बहुत सारे माशाल्लाह से बच्चे हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं,
उनमें से 2-4 को तो मैं बड़े क्लोज जानता हूँ, एंड इन सारी चीज़ों को से गुजर रहे हैं, बड़े आराम से गुजर रहे हैं। मेरे यूनिवर्सिटी में दोस्त आते थे, चलो यार चलो आज रात को जो है फला जगह पिक्चर देखने जा रहे हैं, फला चीज़ करने जा रहे हैं। मैं कह रहा नहीं यार मैं पढ़ा रहा हूँ, रात के 12 बजे तक पढ़ा रहा हूँ। अबे यार तू तो पढ़ाता ही रहेगा यार। आज मैं उनसे बोलता हूँ चलो भाई आजकल मैं फारिग हूँ, शाम को आ जाओ। यार दफ्तर में बहुत काम था आज, यार आज दफ्तर वाले फला जगह ले जा रहे हैं, यार फला काम रह गया है। तुम लोग दफ्तर में पड़े रहो। अब मेरा उनको बोलने का अरे यार कल सुबह दफ्तर में एक वो इंस्पेक्शन टीम आ रही है, सुबह ही सुबह जल्दी भागना है, रात को लंबा नहीं बैठ सकते। हाँ तुम चलो, बोर हो जाओगे तुम बुड्ढों की बातें सुन के। मूवी तो आजकल नहीं देखने जाते। मूवी में देखूंगा तुम लोग परेशान हो जाओगे। कोई साइंस फिक्शन बैठ के देखना शुरू कर दूंगा। तुम्हें याद दिलाऊं ये पूरी क्वांटिटी क्या था? बहुत अफसोस होता है जब बच्चा इस तरह डूबता है, एंड कितना हम कर सकते हैं, उस बच्चा बड़ा होने के लिए तैयार ही नहीं होता है और वो समझता है मैं सीधा मचलता रहूँगा, गोद में बैठ के सब कुछ करता रहूँगा और दुनिया ऐसे चलती रहेगी। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी ऐसे बैठे हैं जो शायद बात को समझ ही नहीं पा रहे। सबसे पहले तुम्हारी फैमिली है, एंड तुम्हारी फैमिली तुम्हारी वजह से कहीं हर्ट में नहीं हो, कहीं मसाइल में नहीं आए। जब तुम्हारा रिजल्ट डाउन होगा तो वो बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड होंगे। जब तुम्हें तुम्हारी जगह पे एडमिशन नहीं मिलेगा बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड होंगे। तो फैमिली के लिए तुम्हें मेहनत बड़ी स्ट्रगल करनी है। तो बहरहाल 2 सवाल थे, 12वां और 30th पार्ट था जो दोनों इसी तरह के हो रहे थे। एंड एक सवाल और मुझे याद आ गया पुरानी यादों में से, तुम्हें याद हो या ना याद हो। इस सवाल को मैंने करवा दिया था, किस तरह करवा दिया था अगर तुम्हें याद आए, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट +4। तो अगर एग्जाम में ये सवाल आता, वो मेथड बहुत छोटा है जो अब करवाने जा रहा हूँ बाई पार्ट से, बहुत डेंजरस मेथड है। मैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से बेसिकली ये सवाल था एक्सरसाइज 6.5 का। तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से करूँगा, ये बाई पार्ट में होगा और उस जो किए हुआ सवाल है उससे डबल साइज का है। एंड ये सिर्फ उस वक्त के लिए करवा रहा हूँ, ये सिर्फ उस वक्त के लिए करवा रहा हूँ जब एग्जाम में लिखा है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, एंड 1998 में लिखा हुआ आ गया। 3 दफ़ा अब तक हादसा हुआ है जब मेथड के नाम लिखे हुए हैं। एक 1998 में सवाल के साथ हुआ है, एक जो हुआ है एक्सरसाइज कौन सी है 6.7 क्वेश्चन 2 का पार्ट 1, मैं तुम्हें याद दिलाऊं, √4 - x² dx, एंड इस पे लिखा हुआ है बाई पार्ट से करके दिखाओ। ये सवाल 6.2 के फॉर्मूले से हो रहा है, ये सवाल ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से हो रहा है, उसने कहा बाई पार्ट से। एंड तीसरी दफ़ा अभी 3 साल पहले ही हादसा हुआ जब तुम्हारे 6 में से 3-4 पार्ट करने थे, उसने एक सवाल के अगेंस्ट लिख दिया यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो अब तक 3 दफ़ा हादसा हुए हैं जब उसने नाम लेके पुकारा। बहुत कम रिवाज है लेकिन पूछा जा सकता है। इंटीग्रेशन में बहुत अच्छी बात है, 6 में से 4 पार्ट करने हैं एंड 4 पार्ट मिल जाते हैं। हाँ 4 के 4 करने होते हैं तो वो डेंजरस बात होती है। डी ऑफ थीटा, तुम्हारा होमवर्क काफी लंबा था आज का, और जो आज जा रहा है वो उससे भी लंबा है। हाँ
इंटीग्रेशन एंड में बड़ी प्यारी हो जाती है, दाड़म दाड़म भागी जल्दी। बेटा मिसलेनियस कब पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें? 30 सवाल हैं। मैं तो तुमसे पूछूंगा हो गई, नहीं हुई तो अभी करवा देंगे, तुम परेशान क्यों हो? आज 30 नहीं दे रहा हूँ, मिसलेनियस के 10 दे रहा हूँ। लेकिन वो 10 भी बहुत बारी पढ़ेंगे। पहले मैंने ऐसा किया था काफ़ी साल पहले, कोई 30 साल पहले, जो बच्चा पढ़ता नहीं था 2-4 महीने आजमा के उनको निकाल देता था। एक बड़ा मुसीबत ये हो जाती थी, वो जब 2-4-5 महीने बाद निकालते थे उनको, जो रिजल्ट नहीं दे रहे थे उनको एडमिशन कहीं नहीं मिल पाता था एंड वो बड़े मसाइल में हो जाते थे। मैं पूरी फीस वापस कर देता था, मैं 2-4 महीने की भी नहीं रखता था। तो उसके बाद वो बड़े मसाइल हुए और वो कहीं कहीं मैंने देखे, तो आफ्टर दैट मैंने भी ये कह दिया जिसको एडमिशन दे दिया कोशिश करो, अगर वो कोई बहुत बड़ी गड़बड़ नहीं कर रहा तो उसकी क्लासेस पूरी करवा दो, लेकिन उससे अगले साल अगर वो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में पढ़ने आ रहा तो जान छुड़ाओ। जब वो पढ़ने ही नहीं चाह रहा तो क्यों उससे ताल्लुक रखो, जाने दो यार से। तो मैंने काफ़ी बच्चों को ड्यूरिंग निकाला, dx की वैल्यू क्या आई थी? वो आई थी 2 ऑफ सेक स्क्वायर थीटा, एंड उनके पे आउटकम क्या क्या आए और कैसे कैसे आए वो भी झेले। 2 to the 4, 2 to the 4, टेंजेंट थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आया, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट से बाहर आया सेक थीटा। 2 कैंसिल होके बाहर चला गया, 0 to π/4 क्या हो गया? टेंजेंट थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अगर तुम याद करो ये वही बन गया सवाल, सेक थीटा नॉट स्क्वायर। एक मिनट रुको, क्योंकि ये एक्स के ऊपर क्या था? स्क्वायर था, ये स्क्वायर नहीं लगाया हमने, और फिर क्या होगा? ये 4 to the 8 हो गया, कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गई थी। तो ये क्या हुआ? कैंसिल हो गया 4 और ये, तो ये वही सवाल बन गया जो अभी थोड़ी देर पहले आई करके किया था। तो काफ़ी लंबा सवाल है। अभी तो आपने पहली सब्स्टिट्यूशन की है एंड सब्स्टिट्यूशन के बाद वो यू इंटू वी में चला गया। लेट आई इज इक्वल्स टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा सेक ऑफ थीटा डी थीटा एंड इसकी इंटीग्रल। अब देखना लिमिट नहीं लगाई मैंने विदाउट लिमिट वाले क्रम को आई पुट किया एंड वैसे ही इंटीग्रेट करूंगा। कैसे? आइडेंटिटी लगा के सेक स्क्वायर ऑफ थीटा -1 इंटू सेक ऑफ थीटा डी थीटा, एंड सब कुछ करते हुए अगर तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले का आंसर याद हो तो वो क्या था? 1/2। हाँ, क्या था आंसर? वो था सेक ऑफ थीटा माइनस ln ऑफ सेक थीटा प्लस सेक थीटा टेंजेंट थीटा प्लस सी। मैं उस आंसर को भी अगर तलाश कर पाया बिल्कुल तलाश कर लूँगा। ये तो बिल्कुल सीधा परफॉर्म करते हुए हम यहाँ पे पहुँच गए। अब लिमिट कैसे डालेंगे? एक ने कहा प्लस सी, इनडेफिनेट है तो प्लस सी लिखेंगे, जब लिमिट में आएगा तो वो डेफिनेट हो जाएगा। अब इसमें लिमिट कैसे डालेंगे? अच्छा खासा टिपिकल सवाल है। आज से मेरे ख्याल से 10-15 साल पहले एक टीचर से कई मैथमेटिक्स के टीचर हैं जिनसे मेरी मुलाकात होती रहती है, बातचीत चलती रहती है, तो उन्होंने कहा ये सवाल मैं छुड़वा देता था अपने स्टूडेंट्स को। आपके किसी स्टूडेंट ने ये सवाल किया हुआ था, मुझे देखने का मौका मिल गया, उसके बाद से मैं भी करवा देता हूँ। मैंने कहा शुक्रिया, मेरे सामने बोल रहे, नहीं तो मुझे बुरा भला कहने के लिए माहिर होते हैं लोग। हाँ, क्या था हमारे पास? हमने आई इसको सपोज किया था, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ आई। ये पूरी चीज़ क्या है? आई। लिमिट क्या है? ये पूरी चीज़ है आई के बराबर। एंड आई की वैल्यू क्या आई थी तुम याद दिलाओ? 1/2 क्या था? ब्रैकेट टेंजेंट थीटा सेक ऑफ थीटा माइनस ln ऑफ, मतलब ये बहुत कोने के हम सवाल इस वक्त डील कर रहे हैं, बिल्कुल एंड के। ये कोर्स में है नहीं है, ये भी थोड़ा सा डिस्प्यूटेड चीज़ें हैं। अब अप्लाइंग लिमिट कर देता हूँ। टेंजेंट π/4 सेक ऑफ π/4 माइनस ln ऑफ
sec of pi by 4 tangent of pi by 4. ये अपर लिमिट हो गई माइनस लोअर लिमिट, क्या हो जाएगा? टेंजेंट ऑफ 0 sec of 0 ln of sec of 0 प्लस टेंजेंट ऑफ टेंजेंट पाई बाई 4. sec पाई बाई 4 कितना होता है? sec पाई बाई 4 1 बाई अंडर रूट 2. टेंजेंट 0 0 होता है. ln ऑफ क्या है? अंडर रूट 2 प्लस वही अभी जवाब थोड़ी देर में बन जाएगा जो हमने अलजेब्रा वाले मेथड से, लेकिन बहुत लंबा सवाल किया. ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 माइनस ट्वाइस ऑफ सेक 0 1 नहीं होगा? सेक 0 कितना होता है? ln के बाद अंदर सेक 0 नहीं बेटा, ये वैल्यू ये उतरी है. नहीं सर नीचे ln में ln के साथ हाँ, यहाँ पे टेंजेंट 0 0 हो गया. उसके बाद सेक ऑफ ये एक मिनट सेक ऑफ 0 की वैल्यू 1. अच्छा क्या हो गया? सॉरी 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 ln ऑफ अंडर रूट 2 प्लस 1. ये 0 हो गया माइनस माइनस प्लस ln ऑफ क्या हो गया? 1. ln ऑफ 1 इन दोनों की प्रॉपर्टी लगा दूं. 2 ln इन दोनों में माइनस 2 कॉमन ले लो तो ज़्यादा लंबा काम नहीं है. अपॉन में 1 की कोई इम्पोर्टेंट नहीं है. ये कुछ बुक का आंसर बन रहा है. तो बड़ा एक ख़ास सवाल कर रहे थे. उम्मीद नहीं है 1998 में पैटर्न कुछ और था. वहाँ इंटीग्रेशन से आप एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बना सकते थे. यहाँ पैटर्न क्या है? 6 पार्ट है एंड 6 में से 4 करने हैं. तो इम्कानात इतने बड़े सवाल के देने के ज़रा मुश्किल हैं. क्या मालूम कोई जियाला आ जाए सर पे कफन बांधे. ये वो सियासी जियाला नहीं है भाई, ये उर्दू वाला जियाला है. इस सवाल में सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले उसको मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँगा. लेट्स सपोज हम बगैर सब्स्टिट्यूशन के पहले करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या मसाइल आ रहे हैं. क्या हो गया? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. ये फैक्टराइज हो रहा है क्योंकि हमें लीनियर या क्वाड्रेटिक फैक्टर चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन बनाने का. हमें क्यूबिकल फैक्टर नहीं चाहिए. ये फैक्टराइज नहीं होता. काश 2 की जगह 8 होता या 27 होता. ये फैक्टराइज नहीं होके देगा. एंड क्यूबिकल फैक्टर्स के पार्शियल फ्रैक्शन बनाना हमारे कोर्स में नहीं शामिल. तो ये वो रीज़न है कि इसमें सब्स्टिट्यूशन नागुज़ीर है. बगैर सब्स्टिट्यूशन के सवाल होगा ही नहीं. अब सब्स्टिट्यूशन के साथ क्या करेंगे हम, उस पर भी बात कर लें. इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 प्लस ऑफ एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स पे पावर 6. यहाँ पे एक स्टेप ले लेते हैं. एक्स क्यूब को और नुमाया दिखा देते हैं. यहाँ पे क्या होगा? 2 ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर. एंड ज़रा गौर करना, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव है. सब्स्टिट्यूशन के लिए जो ज़रूरी है 3 of x square. This means x square dx is equals to 1 upon 3 of dx. x square dx 2 plus of x cube minus of x cube का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 1 upon 3 of dx upon 2 plus du. शाबाश.
2 प्लस u माइनस यू स्क्वायर एंड 1/3 बाहर ले आता हूँ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर देता हूँ, 2 1 2 प्लस 2u माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू लीनियर फैक्टर मुझे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। 2 मैंने कॉमन लिया, 1 प्लस यू माइनस यू कॉमन लिया, 1 प्लस यू। अब पार्शियल फ्रैक्शन बना लेंगे। जब इंटीग्रेशन से फारिग हो जाऊंगा, पार्शियल फ्रैक्शन देन इंटीग्रेशन से फारिग हो जाऊंगा, आखिर में वैल्यू ऑफ यू पुट कर दिया जाएगा, डी यू नॉट डी एक्स। तो मैंने ये बताया कि ज़रूरत क्यों पड़ी। एंड इसी तरह एक सवाल था जो तुमसे शायद क्लिक नहीं हुआ, ये तो छापते हुए देख लिया तुमने कि यहाँ सब्स्टिट्यूशन ज़रूरी है। उस सवाल में तुमने मिस कर दिया, वो एक्सरसाइज का सवाल है 6.9 का क्वेश्चन नंबर 9। सवाल था 2x अपॉन 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 3 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। बच्चों ने इसके पार्शियल फ्रैक्शन बना लिए। क्या बना लिए? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 3 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर के पार्शियल फ्रैक्शन क्या बन गए? a अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत लंबा हो जाएगा। अब इस सवाल में देखो खुशबू आ रही है, दोनों जगह एक्स स्क्वायर है, उसका डेरिवेटिव मौजूद है। अगर मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर दूँ, जरूरी नहीं था, तुमने इसका कर लिया, एक्सलेंट। बट सवाल का साइज बड़ा शिंग हो जाएगा कि अगर तुम एक्स स्क्वायर को यू पुट कर दो उसका, अब ये 6.8 में नहीं हो सकता था। 6.8 में तो हमें लामाला ये करना था, 6.8 में बिकॉज हम इंटीग्रल में थे और इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन होती है। अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, एक्स स्क्वायर को यू पुट कर दें और इसका डेरिवेटिव डी यू बाई डी एक्स एंड देन क्या आ जाएगा 2x dx इक्वल टू डी यू। तो सवाल क्या हो जाएगा, 2x dx विल बी इक्वल टू 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 3 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन 1 प्लस यू इंटू 3 प्लस यू। अब तुम देख रहे हो पार्शियल फ्रैक्शन लीनियर हो गए एंड कितने एक एक कांस्टेंट फाइंड करने हैं तुम्हें इस वर्किंग के अंदर। तो वो तो एग्जाम्पल बहुत सौ ने सब्स्टिट्यूशन से कर ली बगैर जाने हुए। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल में की हुई थी एंड बहुत से कोई भी ये टच नहीं कर पाया। आज मैंने क्या किया है, पार्शियल फ्रैक्शन एक्सरसाइज 6.9 के तमाम आंसर बाहर लगा दिए हैं, इंटीग्रेशन के नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन के। लेट्स सपोज क्वेश्चन 11 का आंसर नहीं आ रहा, उसके जाके बाहर पार्शियल फ्रैक्शन चेक करो पहले। खुदा न करे कि पहले स्टेज में तुम्हारी मिस्टेक है तो वो हमने आइडेंटिफाई कर दी है। तो पूरा एक तरीका बाहर लगा हुआ है कि भाई पार्शियल फ्रैक्शन के आंसर बाहर देखे जा सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में 6.9 में सबसे ज़्यादा कौन सा मेथड ऑफ इंटीग्रेशन इस्तेमाल हुआ? एंड तुमने देखा मैंने वहाँ बैठ के 6.2 और 6.3 के दरमियान ये पढ़ाया था तुम्हें एंड मैं वहाँ से महसूस कर रहा था कि मुसीबत आने वाली है। हमारी बुक में क्या किया है, एक्सरसाइज 6.3 के अंदर x प्लस 2dx का इंटीग्रल दिया है एंड कहाँ दिया है, सब्स्टिट्यूशन के टॉपिक में। ऐसा तासुर बढ़ता है कि जनाब लॉग सब्स्टिट्यूशन होता है, बेशक होता है। मैंने सेकेंड डे मैंने उसको एडमिट भी करके दिखा दिया, लेकिन मैंने पहले दिन पढ़ा लॉग बेटा सब्स्टिट्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं है। अब तुम जो पार्शियल फ्रैक्शन बना के आ रहे हो x प्लस 2 प्लस 3 अपॉन x माइनस 7 ऑफ dx, अब इसमें सब्स्टिट्यूशन मैं कैसे करूं? तो बहुत सारे बच्चे वहां पे मुझसे बड़ी बहस कर रहे होते हैं, भाई दो मेथड हैं, सब्स्टिट्यूशन बेशक लग सकता है बट सब्स्टिट्यूशन बेकार है लॉग के लिए। हाँ, ज़्यादा बेहतर मेथड ही है और जहाँ तुमने यूज़ करना था। तो ये मैंने कहा ना, मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया कि ये चीज़ वहाँ पे पढ़ाओ। मैंने देखा ना बच्चे को क्या ज़रूरत है। एक वो बच्चा जो पढ़ना चाह रहा है उसको ये चीज़ की ज़रूरत है, तो उसको इतना सिक्वेंशली दें तो उसके लिए आसानी हो जाएगी उसको। अब मैं यहाँ पे आके 6.9 में आके उसको ये डायरेक्ट मेथड भी पढ़ाता, वो तो परेशान है पार्शियल फ्रैक्शन से। एंड मैं उसको एक नई चीज़ बता रहा हूँ मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में। तो सबसे ज़्यादा तुमने देखा कि हमारे पास जो है लॉग यूज़ हुआ, थोड़ा बहुत जो यूज़ हुआ पावर लॉ।
एंड थोड़ा बहुत जो यूज़ हुआ उसके बाद टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला, और एक वो बड़ा फरसूदा मेथड जिसमें हम लॉग बनाते हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके, जो कि काफ़ी है। आज क्या करेंगे, आज अभी थोड़ी देर में मैं एक्सरसाइज 6.10 शुरू करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले बात कर लूँ, आज एक्सरसाइज मिसलेनियस से भी मैं तुम्हें दूंगा काम। मिसलेनियस में 30 सवाल है, नहीं आज 10 दूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से मिसलेनियस तो कंप्लीट है। अब हम उसको इरादा ये है कि कल मेरा इंटीग्रेशन या चैप्टर 6 ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैं उसके बाद शुरू करूँगा 1.3, 1.4, 1.5। मुझे इन 3 क्लासों की आड़ में इंटीग्रेशन करवाना है। एक ने कहा क्या इंटीग्रेशन अब करवाना है, x sec इनवर्स ऑफ x dx कर लिया ना तुमने, 0 to 1 लिमिट आ जाए, और एग्जाम में आई, बाई पार्ट्स में, बुक में नहीं है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में लिमिट आई, बुक में नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन में लिमिट आई, बुक में नहीं है। मैंने कहा ना मेरा काम, मैं अपना काम पूरा कर रहा हूं, हर कॉर्नर कर रहा हूं, सामने वाले की पोटेंशियल नहीं है, वो बैठ जाता है, मैं उसके लिए क्या करूं। अब उसे अपनी पोटेंशियल बढ़ानी है, उसको अपने जो पीछे, मैंने कहा ना मैं तो ईमानदारी से हवा भर रहा हूं, अब वो जो पीछे जो बड़े बड़े सुराख किए हैं उनको उसने बंद करना, वो मैं नहीं जानता। तो मैं अगले 3 दिन में भी इंटीग्रेशन, ये तो बहाना होगा 1.3 करवाने का, 1.4, 1.5 बेकार एक्सरसाइज आती है एग्जाम में कुछ भी। मुझे तो इंटीग्रेशन सिखानी है, कंप्लीट करना, वो कोने भी मुकम्मल करना जो एग्जाम में आए। हाँ, मुझे वो कोने मुकम्मल करने हैं जो एग्जाम में आए, बुक में नहीं है। तो बहरहाल मैं बात कर रहा था मिसलेनियस की, 10 सवाल हैं। जब तुम सवाल उठाओगे तो पटाखे फूट जाएंगे, फट 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 तुम्हारे दिमाग में। मतलब बड़ा बेहतरीन टेस्ट है, हर सवाल देख के लगेगा ये तो पता जी। एंड मेथड क्या मैंने तुम्हें बताया, सबसे पहले 6.1। अब 6.1 में वो जो फॉर्मूला उसका कोई नाम नहीं है, खुद साख्ता मैंने नाम रख दिया पावर लॉ। जब तुम बाहर किसी टीचर से, दोस्त से, वो कह रही ये क्या है, तो मैं कैसे कम्युनिकेट करूं, मुझे तो प्रॉब्लम है, मैं कम्युनिकेट उसका क्या नाम रखूं। जैसे घर में गुड्डू पम्मू चुन्नू रख देते हैं, हमने उसका नाम पावर लॉ रख दिया, कम्युनिकेशन आसान हो जाता है। तो मिसलेनियस में सबसे पहले आप चेक करोगे पावर लॉ, एंड पावर लॉ अगर नहीं लग रहा उसके बाद, तो देन आप सेकंड में चेक करोगे एक्सरसाइज 6.2 के फॉर्मूले लग रहे हैं, वेरी वेरी गुड। खुदा न करे नहीं लग रहा है। अब आप आइए 6.3 में 2 टॉपिक थे, एक सब्स्टिट्यूशन है और एक है आइडेंटिटीज। जब इन दोनों से फ्लॉप हो गए, 6.4 में कोई मेथड नहीं है। 6.4 में एक छोटा सा मेथड ये सिखाया गया है कि अगर आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो लिमिट कैसे चेंज होती है। तो 6.4 बुनियादी तौर पे कोई बड़ा मेथड नहीं है। 6.5 बड़ी कीमती एक्सरसाइज है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। अब आपने ये गेम खेलना है कि मैं किस तरह कहाँ करूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के बाद है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तुम जाके कंप्लीटिंग द स्क्वायर 6.6 उठाओ, 3-4 सवाल तो पार्शियल फ्रैक्शन से हो रहे हैं, क्योंकि उस वक्त हमें आता नहीं था, इसलिए हमने चुपचाप कंप्लीटिंग दिखा दी। टेस्ट में बच्चा उसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर देता, मान लेता हूँ। आज के होमवर्क में कई सवाल कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हो रहे हैं, कुछ बच्चे करके लाए, मैंने कहा चेक कर दो, ठीक है। तो ये चलता है। अब आपने 6.6 के बाद आपने कहा जनाब वो क्या है 6.7। अच्छा, 6.7 के सवाल अमूमन बड़ी तेजी से पहचान में आ जाते हैं, दूर से बता देते हैं 6.7, कभी कभी धोखा भी देते हैं। ये यूनिट का सवाल नहीं है, और इसको तुम यूनिट से करोगे हो जाएगा, पसीने पसीने हो जाओगे। एंड ये अगर तुम्हें याद दिलाऊं, वो क्या था, सॉरी, cos ऑफ a cos ऑफ b इज इक्वल्स टू 1/2 cos ऑफ मतलब अगर तुमने राइट एक्सरसाइज मिस कर दी, सवाल गले पड़ जाएगा।
अब इस सवाल पे इन्वेस्टिगेशन करते हुए तुम 6.3 का ही फॉर्मूला भूल गए, तो जो अगला मेथड होगा उससे, बट वो गले पड़ जाएगा। इसको करके देखना था, यूनिट से आई पुट करना पड़ेगा, करके तो देखो होता है। बहुत सारे बच्चे टेस्टों में करते हैं, हम चेक कर देते हैं। अब एक आदमी बेवकूफ है, क्या करें, 4 लाइन के सवाल को वो 8-10 लाइनों के अंदर कर रहा है, वेरी गुड। पार्शियल फ्रैक्शन दूर से पहचान में आता है। तो मैं मिसलेनियस के हवाले से बात कर रहा हूं कि मैं 10 सवालों में हम इंजॉय करेंगे। एंड इंटीग्रेशन की मेन प्रॉब्लम यहां है, वो तो छोटे छोटे स्लॉट सीख रहे थे, अब एप्लीकेशन शुरू होगा। सिक्स 6.11 आखिरी 2 एक्सरसाइजेज में एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन का, एंड यकीन करो इंटीग्रेशन हल हुआ है। अगर तुम चैप्टर 5 याद करो डेरिवेटिव का, कोई डेरिवेटिव मुश्किल नहीं था। चैप्टर 4 में जालिम डेरिवेटिव थे, एंड चैप्टर 5 में बकुलर। 6.10 में इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं है, छोटा सा आइडिया और इंटीग्रेशन छोटी छोटी। 6.11 इंशाल्लाह कल करेंगे, वहाँ भी छोटी छोटी। ये वो सवाल हैं 6.10 या 6.11 एग्जाम में और लग के आती है, कोई एक करना होता है। क्वेश्चन 4 में लग के आती है। क्वेश्चन 4 में 4 सवाल तुम्हारे ऑलरेडी मुकम्मल हैं कैलकुलस के हवाले से, एंड तुम्हें मैक्सिमम ऑफ 4 करने, 5वां ये हो रहा है। ये वो चॉइस में आती है, हमेशा एक दूसरे के साथ लगी हुई आती है, एंड मौजूदा टेस्ट में भी शायद एक दूसरे के साथ लगा दूँ। टॉपिक क्या है? एरिया अंडर द कर्व। एंड यहाँ तुम बैटरी, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का इस्तेमाल देखोगे। वो जो बेसिक इस्तेमाल है वो नजर आएगा तुम्हें। होगा क्या, हमारे पास एक XY प्लेन में कोई कर्व है, कोई फंक्शन है, कर्व की वो इंटरेस्टेड है एरिया निकालना। जब भी आप एरिया निकालते हैं तो बाउंड्री देना पड़ती है, हदूद बताना पड़ती है। तो एरिया अंडर द कर्व से मुराद है एरिया between curve and x-axis। तो जब भी वो कह रहा है एरिया अंडर द कर्व, मीन्स एरिया बिटवीन द कर्व एंड x-axis है। कर्व से x-axis के दरमियान एरिया, इधर की 2 दूर तय नहीं, इनफाइनाइट है क्या, तो वो देगा पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को एब्सिसा नहीं कहते, ऑर्डिनेट कहते हैं, क्योंकि यहाँ y बनता है। ये एरिया निकालना है, तो वो आपको कर्व देगा और ये पॉइंट्स देगा, लिमिट बताएगा कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना है। बड़ा सादा सा फॉर्मूला एरिया का, एरिया फ्रॉम A to B y ऑफ dx। y क्या फंक्शन दिया होगा, दैट इज y। आपको फंक्शन दिया, लिमिट दिया, इंटीग्रेट करें, एरिया निकाल। अब मैं जाऊँगा इस फॉर्मूले को ड्राइव करने, बुक में किया हुआ है, एंड इसकी डेरिवेशन में बारीकियाँ समझ पाएंगी कि डेरिवेटिव की क्या है। अब ये डेरिवेशन करने के लिए मुझे क्या करना है, वही फिगर को दोबारा रीजनरेट करना है। x एंड y एक्सिस है, ये y इज इक्वल टू fx कर्व है, ये a एंड b है, ये एरिया मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। एरिया हमने कहा इस एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया का फॉर्मूला जो मुझे याद आ रहा है वो तो ये मासूम सा फॉर्मूला याद आ रहा है। अब यहाँ मुसीबत क्या है, वेट तो मिल रही है, बी में से माइनस करें चौड़ाई मिल जाएगी। हाइट के साथ प्रॉब्लम है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, कई जगह हाइट डिफरेंट है। तो उसने कहा कोई मसला नहीं, इसको छोटे छोटे इंटरवल में तोड़ दो, इक्वल इंटरवल में। शायद मैं इक्वल नहीं बना पा रहा हूँ। उसने कहा छोटे छोटे, और इसकी चौड़ाई क्या होगी, हर इंटरवल की सेम होगी, दैट इज इक्वल टू dx। dx है क्या, तुम्हें याद दिलाऊं, ने dx में याद दिला रहा हूं तुम्हें। अब सोचो ये चौड़ाई कम से कम हो, जब चौड़ाई बिल्कुल टेंस टू 0 होगी तो क्या होगा, अगर ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक y1 है और ये लेंथ y2 है, तो हम जब कहते हैं
डेल एक्स टेंस टू 0 तो हम कहेंगे y1 टेंस टू y2 एंड दे बिकम्स इक्वल टू y। जरा इसको सिर्फ इस स्ट्रिप को सोचो तवज्जो से कि अगर ये चौड़ाई कम करेंगे तो y बराबर हो जाएंगे। हालांकि अभी तुम देखो यहाँ पे ये y बराबर नहीं है, लेकिन आप इसकी इस चौड़ाई को टेंस टू 0, प्रैक्टिकली आप 0 नहीं पहुंच पाते, बट 0 के नेबरहुड में आ जाएं, ये दोनों हाइट बराबर हो जाएंगी। उस सूरत में ये स्ट्रिप यूं बन जाएगी, ये y और ये dx। कब मैं बात कर रहा हूं, मैं बड़े आइडियल बात कर रहा हूं जब चेंज इन x वेरी स्मॉल हो। तो हमेशा इंटीग्रेशन से पहले ब्रेकिंग है, मैंने ब्रेकिंग दिखाई। अब इस एक स्ट्रिप का एरिया वो क्या होगा, y इंटू डी एक्स। एक स्ट्रिप का एरिया हजारों स्ट्रिप्स होंगी जब टेंस टू तुम 0 करोगे, उन सबको ऐड करते। इंटीग्रेशन क्या है, इज ए समीशन प्रोसेस। किसका समीशन करोगे, वो छोटी छोटी चेंजेस को। तो डेरिवेटिव क्या है, छोटी छोटी चेंजेस। इसको उलट क्यों बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं? नहीं, उस प्रोसेस को बताते हैं। एंटी डेरिवेटिव, एक्चुअली जब हम एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, वी डजंट मीन इंटीग्रेशन, वी मीन कि डेरिवेटिव से उल्टा रिजल्ट कैसे आएगा, डेरिवेटिव के एंड रिजल्ट से वापस कैसे आएंगे। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब, ये प्रोसेस समझा रहे हैं। अब वो एप्लीकेशन में जाके बता रहा है कि ये समीशन है। अब हमने कहा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस सो ऑन प्लस a। तमाम स्ट्रिप्स को क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। थैंक यू बेटा। ये हो जाएगा y1 इंटू डेल एक्स, y2, क्योंकि दो स्ट्रिप्स के y की वैल्यू सेम नहीं होगी, y चेंज हो रहा है मुस्तकिल, y इंटू डी एक्स, y3 इंटू डी एक्स प्लस सो ऑन प्लस yn इंटू डी एक्स। एरिया इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस सो ऑन प्लस yn इंटू डी एक्स। ये क्या है, समीशन ऑफ y फ्रॉम 1 टू n। एंड समीशन का एक और निशान है, 1 माने इनिशियल वैल्यू। अब फिगर देखते हैं, इनिशियल वैल्यू क्या थी हमारी a, फाइनल वैल्यू क्या थी हमारी b। ये फॉर्मूला हो गया ड्राइव। मैंने आराम से फॉर्मूला ड्राइव किया, क्योंकि अगर समझाना है इस फॉर्मूले को समझाना पड़ेगा। एंड यकीन करो, बगैर इसको समझाए हुए सिर्फ फॉर्मूला दो, सारे सवाल हो जाते। मुझे ही मालूम है चोर दरवाजे कहाँ कहाँ हैं, लेकिन इससे वो बच्चे को समझ में आता है कि इतने दिनों से वो टेंस टू 0 कर रहा था, वो क्यों कर रहा था। अब उसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल फॉर्म में मिला। ये जो गैप है सर, ये बराबर रखेंगे x। हाँ, सारी बातें डी एक्स है सब। हमने डी एक्स डिफाइन कर दिया टेंस टू 0। ये तो जो भी मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किया, वो ये सिचुएशन डिस्कस की, ये सिचुएशन डिस्कस की। क्या एरिया y एक्सिस से निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है, बट उसका फॉर्मूला ये नहीं होता। इसका फॉर्मूला क्या था, फ्रॉम a टू b y ऑफ डी एक्स। इसका फॉर्मूला शाबाश क्या होगा, a टू b x। हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे कोर्स में नहीं है। मतलब मैंने कहीं किसी को एरिया का टॉपिक पढ़ाया और मेरे ख्याल से कोई 6 हफ्ते मैंने पढ़ाया, 6 हफ्ते पढ़ाया, तुम्हारी एक क्लास लेके निकल जा रहा हूँ। एंड इसको तो टिपिकल एरियाज निकालने थे और मज़ा आ जाता था। इधर से जाना है, इसको 5 टाइम करना है, इसमें से ये माइनस करना है, वो एक टिपिकल शेप एरिया निकालो। वो उसके तरीक़े हैं, उसको डिफाइन किया गया और निकल आता था। एंड बेसिक आइडिया यही था। क्या एरिया, सॉरी, एक्स वाई प्लेन है, कर्व ये है। अगर ये एरिया निकाला जाए कोई मसला नहीं है, एरिया नेगेटिव में आ जाएगा क्योंकि ब्लू है। एंड माइनस क्या है,
एरिया खुद स्केलर क्वांटिटी है, माइनस को ओमिट करेंगे। तो एरिया बिलो द एक्स एक्सिस अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब बिलो द एक्स एक्सिस लाई कर रहा है, और उसके लिए कोई मसला नहीं है। अगले स्टेप में माइनस को ओमिट कर देना। मैं एक जाने बचाने सवाल से शुरू कर रहा हूं। पाई बाई 3, शाबाश। ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये एरिया कैलकुलेट करना चाह रहा है। क्या फिगर बनाना है? बिल्कुल नहीं बनाना। क्या फिगर बनाना है? बिल्कुल नहीं बनाना है। बाय द वे बता दूं, दुनिया भर की कैलकुलस की बुकों में फिगर लाजमी बनाई जाती है। तुम्हारी बुक में 2 एग्जाम्पल हैं, दोनों में फिगर छापी हुई है कम वक्तों ने। एग्जाम में कोई पाबंदी नहीं है। मेरे हिसाब से अगर मैं ले रहा होता तो मैं लिखता विदाउट फिगर 0 मार्क्स। एंड 6 चैप्टर लेट पढ़ाने की कई वजूहत में एक वजूहत ये थी कि बच्चे को फिगर नहीं आती। अभी थोड़ी देर में पैराबोला इलिप्स आ रहा है एरिया के टॉपिक में, एंड मुझे मालूम है वो टीचर कैसे निकालते हैं जो कोनिक से पहले पढ़ाते हैं। मुझे अच्छी तरह से मालूम है तरीका क्या है। एरिया फंक्शन नहीं है, लिमिट लगा गया एरिया। तो अगर तुम अपने आप को कमांड में लाना चाहते हो फिगर बनाओ, स्केचेस बनाओ, बाकी तुम्हारी मर्जी है। एंड ये छोटी छोटी मेहनत आगे बड़ी पे बैक करती है। मैंने कहा ना इंटीग्रेशन कोई मुसीबत नहीं है। आज 6.10 कोई मसला नहीं है। मैंने ऑड क्वेश्चन क्लास वर्क में दिए, इवन 14 सवाल हैं, 7 यहाँ कर जाओगे, 7 वहाँ। मुसीबत है मिसलेनियस। मतलब अपने आने वाले टेस्ट को बहुत इंप्रूव कर सकते हो मिसलेनियस को सही करके। तुम्हारे आने वाले टेस्ट की बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, वो मैंने कहा ना हर जगह वो हवा लीक करने का रास्ता मौजूद होता है। बिल्कुल हवा लीक हो सकती है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। cos 60 की वैल्यू क्या आती है? एरिया मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। जब प्रॉपर यूनिट को इसने नहीं दिया तो यूनिट स्क्वायर। तुम चाहो तो यहाँ पे बुक वालों ने आंसर डेसिमल में भी लिखा है। जरूरी नहीं अब डेसिमल में लिखें। बुक में वाहिद इंटीग्रेशन में जा। अब मैंने ये डेसिमल बता दिया, आज का टॉपिक हो गया। अब कमबख्ती आएगी पुराने सवालों पे जहाँ लिमिट लगती है। एंड वो बच्चा धड़ कर उन सवालों पे हमने नहीं बोला लिमिट की डेसिमल में, एरिया के टॉपिक में बोला है। उन पे वो डेसिमल लगा देता है, 1 नंबर काट लेते हैं। सर ये क्यों काट लिया? भाई कहाँ बोला था? आपने तो बोला था। मैंने कहा 6.10 में बोला है, उसके अलावा नहीं बोला। तो डेसिमल में भी दे सकते हो। बहुत सारे आंसर तुम्हारी बुक में डेसिमल में दिए गए। मुझसे पूछ लो अगर कुछ पूछना है। तो डेसिमल में अगर दे भी दे तो फर्क क्या पड़ता है? वो वाले आंसर या 6.2 वाली बात कर रहे हो? 6.2 वाली। सॉरी 6.10 वाली बात कर रहे हो या प्रीवियस की बात कर रहे हो? प्रीवियस के बाद है डेसिमल के बाद प्लेसेस। हाउ मेनी प्लेसेस तक दोगे? 3। कितने का? कहाँ लिखा है? तो कैम्ब्रिज में जब आता है तो वहाँ लिखा आता है अप टू 3 प्लेसेस, अप टू 4 प्लेसेस। हमारे इंटरमीडिएट में 1/2 बहुत अच्छा आंसर है, 0.5 बहुत खराब आंसर है। वो कैम्ब्रिज में वो एक पार्टी हो रही है जिसमें कोट पहन के जाना है, एक पार्टी हो रही है जिसमें शेरवानी पहन के जाना है। अब तुम शेरवानी वाली पार्टी में कोट पहन के चले हो तो कैम्ब्रिज एक अलग सिस्टम है, वो एक अलग सिस्टम है। कोट वाली पार्टी में कोट पहनना या शेरवानी वाली में शेरवानी पहनेंगे। आ जाए। नजर आया क्या है? नजर आया क्या है? बड़ी मुश्किल से नजर आया। पैराबोला, वर्टेक्स, नॉड एट ओरिजिन, 3 टर्म्स हैं।
along y एक्सिस, इसको प्लॉट करना है। अब प्लॉट करने का एक तरीका तो हमारा बड़ा फरसूदा तरीका है। हम लेटर सेक्टम ड्रॉ करते थे, फोकस निकालते थे, सेमी लेटर सेक्टम। नहीं, डायरेक्ट करो यार, बड़ी आसान ड्रॉ करने में चीज़ है। 2.4 x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट। ज़रा y0 पुट करना, सॉरी पहले x0 पुट कर लो, y3 पॉजिटिव 3, ये आ गया। y0 पुट करो, आयोटा में जा रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, एक्स इज इक्वल्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3, एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट -3। इसका मतलब है ऑन द एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट नहीं बन रहे, लो भाई पैराबोला बन गया। दिमाग को चलाओ ना, इंटरसेप्ट का बड़ा कंसेप्ट लिए बैठे थे, अब एप्लीकेशन में दौड़ लगा दो। हर चीज तुम्हारी मर्जी की नहीं हो रही। मैं ये दिखा रहा हूँ, ये सब सोचे हैं -2 से +2, ये भी तो एरिया अंडर द कर्व कहलाएगा बेटा। अब इसका इसने तुम्हें कहां से कहां समझाया है? एंड जोर से बोलो, आउटसाइड द कर्व नहीं कहलाएगा। नहीं, एरिया अंडर द कर्व। अंडर द कर्व को डिफाइन किया गया, एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस। एरिया अंडर द कर्व को ज्यादा उसको एलिब्रेट किया तो क्या कहा? एरिया बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। वन ऑफ द रीजन इंटीग्रेशन लेट पढ़ाने का ये था कि मैं एक्सरसाइज 6.10 समझाना चाह रहा था, डिटेल में समझाना चाह रहा था। एंड 6.10 जब कोनिक सेक्शन मेरे बैकग्राउंड पे नहीं होगा तो मैं कहूँगा बेटा ये लिमिट है, ये का इंटीग्रेट करो, आंसर आ जाएगा। फिर मैं ये बात धोखे से भी नहीं बोलूँगा। तो मुझे मालूम है जब एक टीचर ये करता है तो वो क्या करेगा, और वो कांका डंडे और डंडियाँ मारेगा, और तुम लोग जाके उनको बता देते हो तो वो जाके फटते हैं और फिर फुलझड़ी चल जाती है। देखते होगे ना मुख्तलिफ मौके पे फुलझड़ियाँ जब चलती होंगी, मुकाबला कर नहीं पाते, फुलझड़ियाँ जलाते हैं। फॉर्म -2 to 2, एरिया विल बी इक्वल्स टू क्या होगा? मैंने कहा इंटीग्रेशन बहुत सादा है, इंटीग्रेशन बहुत सादा आज के टॉपिक में। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बोल दो ना, बहुत टाइम है मेरे पास। तुम्हारे पास तो नहीं होता कभी भी। वो वाहियात चीज मोबाइल के लिए बहुत है, वाहियात चीज मोबाइल। अभी सब निकलेंगे भागो ही लिए खड़े होंगे। हाँ, ऊबर भी आ रही है, उसी में ऊबर का बहाना है, उसके बाद खड़े हुए। हाँ, पता नहीं क्या बोला, सभा से हम भी हंस दिए। तुम क्या समझते हो? सारी बातें मुझे सुनाई दे रही है। ये देखो, ये हंस दिया। तुम चाहो तो इसको डेसिमल में भी लिख सकते हो, बुक वालों ने डेसिमल में भी किया। वहाँ एक एरिया का टॉपिक है जहाँ डेसिमल में आंसर है, सारे नहीं है, कुछ भी है। तो फिगर बनाना कंपलसरी नहीं है, बट तुम्हें सारी फिगर बनाना आती है। बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। एंड स्केचेस, वो जो हमारी एक बहुत वाहियात सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2, जिसमें अगर तुम याद है फंक्शन को प्लॉट करवाया है। 4.2 नहीं है, चैप्टर 1 की बात कर रहा हूँ मैं, फंक्शन प्लॉटिंग की बात कर रहा हूँ। 3 सवाल हैं सिर्फ, और उसको ज़्यादातर मॉडुलस फंक्शन प्लॉट करवा दिए हैं। एक्चुअली वो बहुत तगड़ी होनी चाहिए थी। आ गया भाई दौड़ के। हाँ, इलिप्स अलोंग लिमिट कहाँ तक दी है? 2 से लेके 4 तक। अब इस जुमले का मतलब तुम्हें समझ में सबसे ज़्यादा आएगा।
भाई ये वाला एरिया नहीं निकालना है, ये वाला निकालना है। सर ये क्यों लिखा है, इसको भूल जाओ यार। इसका जवाब सुने भाई, ये क्यों लिखा है वो क्यों बता ही नहीं सकता, मैंने उसको कोनिक पढ़ा ही नहीं। यहाँ उसको समझ में आ रहा है मैं कौन सा एरिया कैलकुलेट कर रहा हूँ। कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान का एरिया। सबसे पहले वाई चाहिए। पिछले सवालों में एक बड़ी आसानी थी, डायरेक्ट वाई मिल जाता था। जी बेटा, तो अगर ये नहीं लिखा हो तो भी निकलेगा, तो वही बात है। निकलेगा वही अबव द एक्स एक्सिस। अमूमन उसके लिए लिख देते हैं अबव द एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या हुआ, सबसे पहले मुझे y की वैल्यू चाहिए, थोड़ी सी यहाँ अलजेब्रा सिंप्लीफाई होगी। y स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 25। बस इसके बाद आखिरी सवाल है, आज ज़्यादा मूड में नहीं हूँ, छोटे से सवाल है यार। y इज इक्वल टू 4/5, प्लस माइनस नहीं लगाया, क्यों? y पॉजिटिव होता फर्स्ट क्वाड्रेंट। टेकिंग फॉर पॉजिटिव वैल्यू सिंस y इज द लेंथ और लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। एरिया का फॉर्मूला याद करो, a to b 4/5 इंटीग्रेट 25 माइनस एक्स स्क्वायर dx। पावर लॉ नहीं लग रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन बहुत लंबी हो जाएगी। एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 अमूमन मार्केट में बच्चे को फॉर्मूले नहीं करवाते, बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हैं। बच्चों ने आगे बताया, एक टीचर ने कहा मुझे याद नहीं है तो तुम क्या करोगे। एक ने कहा एग्जाम में फार्मूला लगाओगे, इतना सा सवाल करोगे, नंबर नहीं मिलेंगे। एक ने कहा जनाब फार्मूला जो है बुक की एक्सरसाइज 6.2 में उन्होंने खुद एग्जाम्पल नहीं करके दिखाई, तो वो मेथड कैसे कर देंगे जो उन्होंने नहीं करके दिखाया। सो मैनी रीजन है, तुम भी अपने दोस्तों से पूछते रहना। अब मैं उनको जवाब दे दूं। आज मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ 6.10 की, उसमें फार्मूला लगाया है तुम्हारी बुक के अंदर। मैं तो बोर्ड के सवाल दिखाऊंगा, वो तो एक अलग कहानी होगी कि उन्होंने 4-4 लाइन में सवाल किए हैं फार्मूले लगा के। अब एक टीचर पढ़ाना नहीं चाह रहा, उसके लिए वो अपने दलाइल दे रहा है, एंड मैं उसको दिखा रहा हूँ कि बुक के अंदर किया, आज ही तुम्हें होमवर्क में जा रहा है। इसी टाइप का सवाल है। अब ये सारी बातें वो खुद करनी बातें, उनको फुलझड़ियाँ लग जाती हैं। मैं तो हमेशा बोलता हूँ भाई कर लो ना ये सब कुछ, फिर उसका धड़म धड़म मेरे ऊपर गिरता है। उसको मैथमेटिक्स तो आती ही नहीं है, वो तो मैथमेटिक्स वाला है नहीं, कॉलेज में है नहीं, तो भाई तुमने खरीद के रख ली है मैथमेटिक्स, किसी और को नहीं आ सकती। आज ही मैं किसी से बात कर रहा था कि भाई जो है कराची यूनिवर्सिटी में मास्टर की डिग्री 3 साल में मिल जाती है। मास्टर की डिग्री 2 साल में वो क्या करवाते हैं, ऑनर, और 1 साल बाद मास्टर दे देते हैं। एंड हमारी इंजीनियरिंग की डिग्री 4 साल में सिर्फ बैचलर की मिलती है। कराची यूनिवर्सिटी में क्या धंधे चल रहे हैं। एंड 99% टीचर वो बैठे हैं जिनकी डिग्री 4 साल की बैचलर की नहीं है, और वो कह रहे हैं कि सब मैथ्स क्या आती है। आज ही किसी ने इत्तेफाक से मेरी इस टॉपिक पे बात हो रही थी और उन्होंने ही टोका कि एमफिल कर रहे हैं और उसके बाद पहुंच जाते हैं मार्केट में। फॉर्मूला लगा था इनडेफिनेट का, तो प्लस सी लिखा। जब वो डेफिनेट की कंडीशन में आया तो प्लस सी हट गया, और प्लस सी हटता कैसे है मैंने बड़ी तफसील से 6.4 में करके दिखा दिया था। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है, 1/2 ऑफ 2 अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। काफ़ी लंबी कैलकुलेशन है। साइन इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा, 2/5। एरिया विल बी 4/5। ये कैंसिल हुआ, 2
अंडर रूट से क्या निकल के आया, 25 से 16 गया 9, 12.5 साइन इनवर्स ऑफ 4/5 माइनस ओपन करना, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 25 में से 4 गया अंडर रूट 21 माइनस से ओपन करना, माइनस यहाँ लग गया 12.5 साइन इनवर्स ऑफ 2/5 एरिया विल बी इक्वल्स टू 4/5, ये हो गया 6 और ये हो गया माइनस अंडर रूट 21, 12.5 कॉमन लेना 21 और क्या बचता जा रहा है, साइन इनवर्स ऑफ 4/5 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 2/5 यूनिट स्क्वायर। तुम्हारी बुक वालों ने यही आंसर छोड़ा है कुछ जगहों पे, एंड कुछ जगहों पे इन्होंने इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया है। 2-3 सवाल हैं ऐसे, तो चलो कैलकुलेटर से एक नई चीज़ सिखानी है कैलकुलेटर पे भी, जो इससे पहले कभी नहीं की तुमने। हम कैलकुलस में इनवर्स रेडियन में आएगा, हमारा कैलकुलेटर जनरली डिग्री में होता है, आज तक कभी हमने नहीं किया, रेडियन किया है, इनवर्स कभी नहीं निकाला रेडियन में। अब 2 तरीके हैं, या तो कैलकुलेटर डिग्री मोड में रखो, डिग्री में जवाब आए उसको π/180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में चेंज करो, या कैलकुलेटर का मोड चेंज कर लो। कोई बहुत लंबा काम नहीं है, चौड़ा शिफ्ट के सेटअप में जाए, सेटअप में यहाँ पे 2 नंबर पे एंगल है और एंगल का रेडियन। अब जो भी टिग्नोमेट्रीज में डील होगी वो रेडियन में डील करेगा। तुम मिसाल के तौर पे साइन ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू निकालो ना, वो साइन ऑफ 60 रेडियन की वैल्यू निकालना है, यानी अब उसने इनपुट यूनिट रेडियन समझ लिया, आउटपुट यूनिट रेडियन समझ लिया है, तो पहली दफा कर रहे हो तुम, जोर से बोलना। अभी बात करते हैं, बिल्कुल ठीक। 6 माइनस अंडर रूट 21 प्लस 12.5 साइन इनवर्स ऑफ 4/5 की वैल्यू, इनवर्स वही तरीके से निकलेगा, साइन इनवर्स ऑफ 4/5 क्या वैल्यू आ रही है, डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक। साइन इनवर्स ऑफ क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाई 0.4115 एंड इसको सिंप्लीफाई करना मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये जवाब 0.8343 आ जाएगा यूनिट स्क्वायर। हाँ क्या कह रहे थे तुम, अब बोलो। अच्छा मैं समझा कुछ और कह रहे। अब यहाँ एक बहुत बड़ा मसला होता है, बच्चा उसको वापस डिग्री में चेंज करना भूल जाता है, एंड ऐसे कई केसेस सुने मैंने, स्टूडेंट ने आके सुनाए। अब उनकी क्या होगी, कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं होगी, स्क्वायर क्यूब वो सही निकालेगा, लेकिन कोई टिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन वो करेगा, जैसे उसको टेंजेंट 45 की जरूरत पड़ गई। अब जब वो टेंजेंट 45 पुट करेगा तो ये समझेगा टेंजेंट 45 रेडियन पूछ रहा है। तो प्लीज अगर तुम आंसर इस फॉर्म में छोड़ दो तो बेहतर है, बजाय कोई गड़बड़ करने के। और अगर तुम इन्वर्स में जा रहे हो तो अपने दिमाग को बहुत हाई कंट्रोल करो, शिफ्ट, सेटअप, एंगल, डिग्री, ग्रेडियंट मिलेगा तुम्हें इंशाल्लाह ताला आगे किसी जगह पे, अगर इंजीनियरिंग कंटिन्यू की तो, साइंस कंटिन्यू की तो। आज के लास्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूं मैं। हाँ प्लीज। सवाल में हम कुछ डिवाइड नहीं करेंगे। एक मिनट, मुझे वो फिगर कहाँ बनी थी वो जाना पड़ेगा। क्या तुमने पूरा एरिया निकाला है? नहीं सर। तुमने तो 2 से क्यों डिवाइड करूंगा बेटा? सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, दोनों क्वाड्रेंट्स नहीं है। तो दोनों क्वाड्रेंट में निकला कब है? सर ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकला है। जो वाई पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ना बेटा, सेकंड में आते तो वाई क्या होता? सर सेकंड लेफ्ट साइड पे नहीं है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो सेकंड में क्यों आ रहे हो? हमने पूरे का भी निकाला, हमने इस लिमिट का निकाला है। हाँ अगर सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट मानते तो मेरा बाई का नेगेटिव देते। बिल्कुल। अगर इनका सवाल है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट का पूछ लेते, ये वाला पूछ लेते, तो वाई को क्या करना पड़ता? नेगेटिव लेना पड़ता। लेकिन निकलता वही सेम, क्योंकि एरिया के साथ नेगेटिव साइन नहीं लगती, क्योंकि हमारा
इलिप्स जो है वो सिमेट्री है, एक्स वाई एक्सिस पे सेम ऊपर नीचे बनता है सेंटरोइड ओरिजिन पे। आज के आखिरी सवाल की तरफ मैं आ जाऊं। हाँ, पहले इसकी स्केच करना चाहूंगा मैं। वर्टेक्स नॉट एट ओरिजिन 3 टर्म है, अलोंग वाई एक्सिस है। मैंने x 0 पुट किया, y की वैल्यू -4 आ गई, x y इंटरसेप्ट निकाल लिया, एंड देन y इंटरसेप्ट निकालने के लिए मैंने y 0 पुट किया, एक इक्वेशन बन गई, एंड x की 2 वैल्यूज निकल के आ गई, +-2 +2 -2, और ये मैं पैराबोला इतना तेज बनता है, ठीक है, वो हम मुश्किल थे, वहाँ मैं स्ट्रक्चर से ड्रॉ करना था। देन लिमिट उसने दी है फ्रॉम 1 से -1। हाँ, कौन सा एरिया, ऊपर तो बनी गई, तो दिखाना ये था, ये एरिया नेगेटिव आएगा, एंड कोई मसला नहीं है, हम उसको करेंगे एरिया बीइंग द स्केलर क्वांटिटी, नेगेटिव साइन ओमिट कर देंगे। A to B क्या होगा, -1 से 1 x²। मैंने कहा इंटीग्रेशन बहुत हल्की है हमारी 6.10 के अंदर। हाँ, प्रॉब्लम है 6 मिसलेनियस के अंदर। एरिया इज इक्वल्स टू 1/3 -4, ये माइनस माइनस +1/3 माइनस +4, एरिया इज इक्वल्स, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हुआ, इन दोनों जमा किए, 2/3 -8, एंड सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। एरिया नेगेटिव आना है पहले से तय। अब वो स्केच है जो मुझे एडवांस में बता रहा है कि एरिया नेगेटिव आ गया, कोई मसला नहीं है, एरिया बीइंग द स्केलर क्वांटिटी कहते हुए, तो मुझे सिर्फ ये क्लियर करना था, एरिया नेगेटिव आ जाए तो कोई मसला नहीं होता, हमें समझना चाहिए एरिया किन वजह से जो है वो नेगेटिव आ रहा है। कुछ कह रहे हो सर? जी बेटा। अगर कोई कर्व एक्स एक्सिस को कहीं पे कट कर लो और फिर वाई में चला जाए, आई मीन नेगेटिव चला जाए, तो उसका देखो, बेतहाशा चीज़ों के एरिया होंगे, सबसे पहले आपको फंक्शन देंगे और आपको लिमिट देंगे। मैंने कहा ना, इतना बड़ा सिलेबस था कि मैं 4 हफ्ते तक पढ़ाता रहा, तो हम सारी चीज़ें यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, बड़ी इब्तिदाई कर रहे हैं, एंड हमारे लिए क्या चीज़ चाहिए, हमें फंक्शन और उसकी लिमिट। अब वो और भी तरीके हैं, मैं तुमसे कहूँ ये सर्किल है, ये पैराबोला है, तो ये एरिया निकाल दो। लिमिट पॉइंट्स है ना, लिमिट्स। हाँ, पॉइंट्स, तो ये हमारे कोर्सेज में नहीं है। अब तुम इतने बियॉन्ड जाके बात करोगे वो हमारे लिए मसाइल आ जाएंगे, हम अपने 6.10 तक महदूद रहेंगे।